यह दास्तां दो सहेलियों, उनकी दोस्ती और उनकी बुरी ताकतों से हुई डरावनी मुठभेड़ की है। मैं जिस शहर से हूं वह अधिक बड़ा नहीं है, पर फिर भी काफी समृद्ध है। यहाँ सुंदर इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के साथ काफी हरियाली भी है। शहर के उत्तर पूर्व में ही पहाड़ियां और जंगल हैं, जिस कारण हमारा शहर आधुनिक दिखने के साथ साथ सुंदर और हरा भरा भी लगता है। अब आते हैं मुझ पर। मेरा नाम प्रीति है और मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। मैंने 2014 में बीकॉम पूर्ण किया था और फिर अपने शहर में ही एक बैंक में नौकरी करने लगी। वहीं मेरी सबसे प्यारी सहेली दिव्या भी नौकरी करने लगी। हम दोनों बचपन की सहेलियां थीं। हमने साथ में ही विद्यालय और कॉलेज पूर्ण किया था। दिव्या गोरी थी, ऊंची थी, अच्छा फिगर था और उसके नैन नक्श भी अच्छे थे। यदि उससे तुलना करूं तो मैं भी दिखने में उससे कम नहीं हूं। हाँ, कद में उससे थोड़ी छोटी हूं और मेरी नाक उसकी नाक की तरह नुकीली ना होकर थोड़ी मोटी है। हमारा ऑफिस 6:30 बजे तक छूट जाता था और तब हम दोनों सहेलियां अक्सर साथ ही घर जाया करती थीं। भारत के अधिकांश छोटे शहरों की तरह ही हमारे शहर में भी दिन ढलने के साथ ही सड़कें सुनसान हो जाती थीं, सिवाय व्यापारिक केंद्र और मुख्य बाजार के। लेकिन यहाँ भी लोग 8 बजे के बाद से गायब हो जाते थे। इस समय तक अंधेरा हो जाता था और उन सुनसान सड़कों से गुजरना डरावना लगता था। वैसे हमारे शहर में क्राइम रेट अधिक नहीं था, पर भारत के अन्य शहरों में कामकाजी औरतों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बारे में पढ़कर दिल में थोड़ा थोड़ा खौफ पैदा होने लगा था। फिर भी हम दोनों अधिकतर बेफिक्र ही चला करती थीं उन सड़कों पर। आखिर बचपन से इन सड़कों से हजारों बार जो गए थे। फिर करीब जनवरी 2016 में हमारा छोटा शहर अचानक से प्रसिद्ध होने लगा। इसका कारण बहुत बुरा था। हमारे शहर से अचानक लड़कियां गायब होने लगीं और फिर उनकी लाशें मिलने लगीं। अब तक 3 लड़कियों की हत्या हो चुकी थी और पुलिस वालों के पास कोई सुराग नहीं था। उन मृत लड़कियों के शव पर कई घाव और निशान थे और पुलिस का दावा था कि यह कातिल एक सैडिस्ट सीरियल किलर है, यानी उसे अपने शिकार को यातना देने में और उन्हें तड़पते देखने में बहुत मजा आता है। ये लड़कियां सब सुंदर और कामकाजी थीं और इसलिए मेरे परिवार ने तो मुझे नौकरी से इस्तीफा देने को ही बोल डाला, पर मैं मानी नहीं और नौकरी करती रही। हमारे शहर में अधिक सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, तो पुलिस ने और कई स्थानीय लोगों ने मुख्य जगहों पर कैमरे लगवा दिए। साथ ही पुलिस वाले अब देर रात तक गश्त लगाने लगे थे। इन सब के बावजूद भी चौथी हत्या हो चुकी थी। अब पूरे शहर की सभी कामकाजी औरतों में भय बढ़ चुका था, इसलिए अब हम बड़े समूह में जाने लगे थे। पर फिर भी यह सब उस कातिल को रोक नहीं सका। दिव्या को ऑफिस के काम के कारण देर तक रुकना पड़ा। उसके साथ ऑफिस के कुछ अन्य लोग थे। फिर भी मुझे उसका देर तक रुकना सही नहीं लगा, पर उसने मुझे दिलासा दिया और मुझे घर भेज दिया। अगले दिन एक मनहूस खबर आई। दिव्या अपने ऑफिस से निकली तो थी, पर घर नहीं पहुंची और अब वह लापता है। दिव्या को गायब हुए 2 दिन हो गए थे और पुलिस को उसका एक भी सुराग नहीं मिला था। दिव्या अपने ऑफिस के कुछ सहकर्मियों के साथ ही निकली थी और वे सभी बाजार की तरफ चाट खाने गए थे। पर तभी दिव्या को कुछ सामान याद आया और वह उसे लेने गई, फिर वापस नहीं आई। सभी को लगा कि दिव्या सीधे घर चली गई होगी। व्यावसायिक केंद्र, जहां अधिकतर कंपनियों के ऑफिस थे, ठीक बाजार के बगल में था और ये दोनों स्थान शहर के पूर्व में थे, जहां से मुख्य सड़क होकर गुजरती थी। चूंकि सभी लड़कियां कामकाजी थीं और सभी के ऑफिस व्यावसायिक केंद्र में ही थे, इसलिए पुलिस को लगा कि यह काम किसी बाहर वाले का है, जो मुख्य मार्ग से आता है, अपने शिकार को किसी तरह अपनी गाड़ी में ले जाता है और फिर शहर के बाहर ले जाकर अपना काम करता है। पुलिस ने सभी संभावित ठिकानों को छान मारा था, यहां तक कि उत्तर पूर्व में पहाड़ियों पर स्थित बंद बंगलों और हवेलियों में भी। इनमें से कुछ बंगलों में लोग अभी भी रह रहे थे, पर अधिकांश खाली थे। ये बंगले अधिकतर अमीरों और अंग्रेज अफसरों के थे। अधिकतर अमीर लोग बड़े शहर चले गए और अंग्रेज भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें यूं ही छोड़कर चले गए थे। कुछ को शक था कि इन वीरान और खंडहर इमारतों में से ही किसी एक में वह कातिल छुपा होगा, पर पुलिस को वे सभी जगहें खाली ही मिली। इससे यही थ्योरी अधिक प्रचलित हुई कि हत्यारा शहर के बाहर का है। अब पुलिस लड़कियों को किसी अजनबी के साथ जाने से मना करने लगी और टोल केंद्रों पर आने जाने वाली गाड़ियों की निगरानी बढ़ा दी। हर गायब लड़की का शव उसके गायब होने के 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर मिल ही जाता था। पुलिस के अनुमान के अनुसार यह सीरियल किलर कई दिनों तक अपने शिकार को यातनाएं देता है और फिर उसकी हत्या करता है। और क्योंकि दिव्या को गायब हुए 2 दिन हो गए हैं, इसलिए मुझे, दिव्या के परिवार को और पुलिस को अब भी उम्मीद थी कि दिव्या अभी भी जीवित होगी और उसे जीवित वापस लाया जा सकता है। पर यह तब होता जब पुलिस वाले ढंग से काम करते। पुलिस पर पहले से ही मीडिया और आम जनता का काफी प्रेशर था,
पर पता नहीं क्यों पुलिस वाले राजधानी से सहायता लेने से इनकार कर रहे थे। हमारे शहर के पुलिस चीफ राजेंद्र राजपूत ने कहा, मैं और मेरे पुलिस वाले इतने सक्षम हैं कि बिना राजधानी के बड़े अफसरों के हम इस कातिल को पकड़ लेंगे। क्योंकि यह हमारे शहर में सीरियल किलिंग का पहला मामला है जिसमें हमें अधिक तजुर्बा नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी मुश्किलें हुई, पर अब वह पापी अधिक दिन तक नहीं बचेगा। कसम है मुझे अपने तिरंगे की, मैं उन सभी मृत लड़कियों को इंसाफ दिलाऊंगा और उस कातिल को फांसी तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद। पर हम में से अधिकतर को पुलिस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। जब इन्हें सीरियल किलिंग वाले मामलों का अधिक तजुर्बा नहीं है तो राजधानी से इन मामलों के विशेषज्ञ अफसरों को आने दो। पर शायद इनका ईगो आड़े आ रहा था, इसलिए ये लोग सहायता नहीं ले रहे थे। इन्हें डर था कि राजधानी के अफसर सारा नाम कमा लेंगे और मीडिया स्थानीय पुलिस को निकम्मा दिखाएगी। मेरे लिए हर पल 100 वर्षों की तरह बीत रहा था। हर वक्त यही चिंता रहती कि वह वहशी दिव्या के साथ कुछ गलत न कर रहा हो। न चाहते हुए भी यह ख्याल मेरे मन से जाता ही नहीं था। मुझे न तो भूख लग रही थी और न ही नींद आ रही थी, पर निगाहें बाहर सड़क पर टिकी थीं। बस कहीं दिव्या सही सलामत आती हुई नजर आ जाए। दिव्या बचपन से ही काफी सकारात्मक और साहसी लड़की थी। वहीं मैं जल्दी से दुखी हो जाती थी और बात बात पर रोने लग जाती थी। जहां मैं हमेशा सोचती कि क्यों ईश्वर ने मुझे इस छोटे शहर में पैदा किया जहां लड़कियों का कोई सुनहरा भविष्य नहीं था, वहीं दिव्या हमेशा कहती कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है और वह काफी सुनहरा है। मुझे बार बार अपने बचपन का वह वाकया याद आ रहा था जब दिव्या ने मुझे हिम्मती बनना सिखाया था। जब मैं 5वीं कक्षा में थी तो मेरी कक्षा की कुछ लड़कियां अक्सर मुझे परेशान करती थीं और मारती थीं। मैंने शिक्षिका से उनकी शिकायत की, पर उन्हें तो बस अपना सिलेबस पूरा करना था और घर जाना था। मेरे माता पिता के अनुसार यह तो सृष्टि का नियम था और यह तो होता ही रहेगा। तब दिव्या ने मेरा साथ दिया। हम दोनों उन बुरी लड़कियों के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वे मानी नहीं। आखिर में बात झगड़े तक पहुंच गई और हम 2 अकेली उन 5 लड़कियों से भिड़ गईं। अंत में दिव्या और मैंने बुरी तरह मार खाई, पर उन 5 को कम से कम एक घूंसा तो दिया ही। यह करके काफी अच्छा लगा और मेरा उन लड़कियों का भय भी खत्म हो गया। हमारी शिक्षिका आई, पर उन्होंने कुछ भी सुने बिना हम सभी को मुर्गा बना दिया। पर मुझे इस सजा से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं तब बहुत घुट घुट कर जी रही थी और स्कूल जाने से भी डरती थी। पर अब नहीं, अब मेरे साथ दिव्या थी। पर अब जब दिव्या जा चुकी थी तो मुझे अपनी जिंदगी खाली सी लगने लगी थी। मुझे धक्का तब लगा जब दिव्या के मंगेतर मोहित ने कहा कि उसे यकीन है कि पुलिस दिव्या को ले आएगी। क्या उसे दिव्या की बिल्कुल फिक्र नहीं थी? वह उसकी होने वाली जीवन साथी है और यह लड़का उसे तलाशने को भी तैयार नहीं। मेरा बस चलता तो मैं खुद ही उसे तलाशने चली जाती। और तभी मुझे ख्याल आया कि इस मुश्किल का सामना मुझे ही करना चाहिए और दिव्या को उस कातिल से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं था और दिव्या को लाने की जो तरकीब मैंने सोची थी वह काफी बेवकूफाना और खतरनाक थी। शायद पुलिस के प्रशिक्षित अफसर भी यह करने से पहले कई बार सोचते। मैंने ऑफिस में जानबूझकर ओवर टाइम लिया ताकि देर तक रुक सकूं। हमारी कंपनी ने साफ साफ कह दिया था कि सभी महिला कर्मचारी देर रात तक न रुकें। यदि रुकें तो ऑफिस के बाहर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। मेरे घर वालों को मैंने झूठ कहा कि काम काफी बढ़ गया है और मुझे अब कुछ दिन तक देर तक रुकना होगा। पहले तो वे नहीं माने, पर काफी समझाने के बाद कि मैं अपनी अन्य सहकर्मियों के साथ समूह में ऑफिस से निकला करूंगी और समय समय पर फोन करके बताती रहूंगी, तब वे मान गए। मेरा प्लान काफी सिंपल था। मैं स्वयं उस सीरियल किलर को खुद को पकड़ने दूंगी ताकि मैं उसके अड्डे तक पहुंच सकूं और दिव्या को छुड़ा सकूं। पता है, यह काफी बेवकूफाना था और इस प्लान के कारण मुझे आज भी रातों में डर लगता है। मुझे कोई मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे नहीं आता था। बस मेरे पास मेरी हिम्मत और दिव्या को बचाने का जुनून था। जब पुलिस में इतने काबिल लोग होकर भी कुछ नहीं कर पाए तो इस बेवकूफाना प्लान को आजमाने में क्या जाता था। हर पल, हर दिन बस इस मनहूस खबर का इंतजार करना कि दिव्या की लाश मिल चुकी है, यह मेरे बर्दाश्त की हद के बाहर था। मैं दिव्या को जिंदा वापस लाऊंगी। शायद मैं भी मारी जाऊं, पर मरते समय गर्व के साथ मरूंगी कि मैं अन्य लड़कियों की तरह अपने घर में खौफ के साए में तो नहीं मरी। वैसे भी यह लड़ाई 2 पागलों की थी। अब बस देखना यह था कि उस सिरफिरे सीरियल किलर का पागलपन जीतेगा या मेरा पागलपन। अगले 2 दिन तक मैंने काफी कोशिश की, पर उस सीरियल किलर ने न तो मुझ पर हमला किया और न ही किसी अन्य लड़की को अपना शिकार बनाया। साथ ही पुलिस का तगड़ा पहरा था, जिस कारण मैं सुनसान जगहों पर अधिक समय तक नहीं रुक पाती थी। पर दिव्या के गायब होने के 6ठे दिन मेरी मुराद पूरी हुई। मैं अपने समूह से अलग हो गई और जंगलों की तरफ जाने लगी। हमारे शहर का जो हिस्सा जंगल के करीब था, वहां बहुत कम आबादी और घर थे।
किसी तरह पुलिस से बचकर मैं एक पुराने मकान के पीछे छिप गई। वहां से कुछ मीटर दूर ही जंगल थे जो इस मकान से थोड़ी ऊंचाई पर थे। और तभी मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। वहां वृक्षों के बीच दिव्या खड़ी थी। मैं उसकी तरफ सीधा दौड़ पड़ी, पर फिर अचानक से मुझे धुंधला दिखने लगा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद का मुझे अधिक याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक छोटे से कमरे में थी जो पूरी तरह से ईंटों की दीवारों से बंद था। मेरी दाईं ओर इस कमरे में प्रवेश और निकास का एकमात्र रास्ता था। इस कमरे का इकलौता दरवाजा। कमरे में एक छोटा सा बल्ब टंगा था जिसकी रोशनी काफी कम थी। जैसे जैसे मुझे होश आने लगा वैसे वैसे एहसास हुआ कि मैं एक कुर्सी से बंधी हुई थी। साथ ही मेरे कपड़े उतरे हुए थे, बस मेरी ब्रा और अंडरवियर ही तन पर थे। उस कमरे में कुछ अजीब से उपकरण भी रखे थे। तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई और कमरे में एक व्यक्ति दाखिल हुआ। उसके बाल थोड़े लंबे थे और उसका हेयर कट ठीक तेरे नाम फिल्म में सलमान खान जैसा था। उसके चेहरे पर अंधेरा था और जो कुछ मुझे ठीक से दिख पा रहा था वह था कि उसने काले रंग की शर्ट और पायजामा पहन रखा था। वह मेरे करीब आया और उसकी गर्दन थोड़ी मेरी ओर झुकी, मानो मुझे गौर से देख रहा हो। मैंने तभी चिल्लाकर उससे पूछा, मेरी सहेली दिव्या कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? उसने कोई जवाब नहीं दिया और उन उपकरणों में से एक के पास गया। उसने उसमें कुछ बटन दबाए और कुछ तार निकाली। फिर उसने वे तार मेरे पैरों में लगा दी। मैं जोर से चीख पड़ी, आह आह, नहीं, बंद करो, आह मां। वह मुझे बिजली के झटके देता रहा और मुझे देखकर हंसता रहा। उसे मजा आ रहा था मुझे दर्द से तड़पते हुए देखकर। कई मिनट तक वह मुझे झटके देता रहा और अंततः असहनीय दर्द के कारण मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक वहां कैद रही। मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अक्सर बेहोश हो जाती थी। बस मैं किसी भी तरह दिव्या का पता लगाना चाहती थी और यहां से जल्द निकलना चाहती थी। मेरे शरीर पर कई जगह चोटें थीं और उनसे बहुत दर्द होता था। शायद यातनाओं की वजह से मेरी कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थीं। तब ऐसा लग रहा था कि यहां से जिंदा बच निकलना नामुमकिन है। मेरा अंत यहीं होगा और शायद मैं दिव्या को कभी बचा ना पाऊंगी। मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी वह सीरियल किलर कमरे में आ गया। वह पागलों की तरह हंस रहा था, शायद इस कल्पना में कि मुझे और यातनाएं देकर उसे कितना आनंद आएगा। उसने फिर वही बिजली के झटके देने वाली मशीन ऑन करनी शुरू की। दर्द और डर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, अब बस मुझे मौत दे दो, मैं इसे और सह नहीं सकती। उसने मुझे देखा और अपना मुंह बंद रखने का इशारा किया। अगर मैंने अपनी उम्मीद न छोड़ी होती तो मैं पक्का दिव्या को देखकर खुशी के मारे चिल्ला पड़ती, भले ही मेरे भीतर कितनी भी कम ऊर्जा बची हो। पर अब बात अलग थी। वह शायद सच में दिव्या नहीं थी, बस एक छलावा था। फिर दिव्या ने धीरे धीरे अपने हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना आवाज किए अंदर आई। सीरियल किलर की पीठ दरवाजे की ओर थी। वह अपनी मशीन सेट करने में व्यस्त था और अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ था, इसलिए उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। दिव्या धीरे धीरे उस सीरियल किलर के पास पहुंची। उसके चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। तभी उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में उठाई और दनादन बिना रुके सीरियल किलर पर वार करने लगी। उस सीरियल किलर की चीखें निकल पड़ी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों में उसकी चीखें और झटपटाहट बंद हो गईं और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं रही। वहीं दिव्या लगातार पूरी शक्ति के साथ उस पर कुल्हाड़ी बरसाए जा रही थी। उस समय वह बिल्कुल मां काली लग रही थी जो किसी राक्षस का संहार कर रही हो। पर जब मेरे चेहरे पर उस सीरियल किलर का गर्म रक्त गिरा तब मुझे होश आया कि यह सब मेरे दिमाग का कोई भ्रम नहीं बल्कि असलियत में हो रहा था। कुछ देर बाद दिव्या शांत हुई। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। तभी हमारी नजर उस मशीन पर पड़ी जिसे वह सीरियल किलर चलाने वाला था। उसे भी नुकसान पहुंच चुका था और उसमें से हल्की हल्की चिंगारी निकल रही थी। दिव्या ने जल्दी से मेरी रस्सियां खोली और मुझे तुरंत वहां से बाहर ले गई। कमरे के बाहर एक बड़ा गलियारा था जो ईंटों से बना था। वहां कई कमरे और कुछ सुरंगें थीं। दिव्या किसी तरह मुझे उस कमरे से दूर ले गई। हम मुश्किल से कुछ मीटर ही आगे बढ़े थे कि कमरे में जोरदार धमाका हो गया। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। दिव्या भी जिंदा है और मैं भी, साथ ही वह हैवान मर चुका है। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उस जलते कमरे से हमें किसी व्यक्ति की आवाजें सुनाई देने लगी, फिर किसी के कदमों की आहट। यह कौन था? सीरियल किलर को तो दिव्या ने बुरी तरह मारा था, साथ ही वह विस्फोट के एकदम नजदीक था। उसका बच पाना नामुमकिन था। फिर यह क्या था जो मैंने तब देखा? उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उस कमरे से किसी मानव आकृति को बाहर आते देखा। हैरानी और डर के कारण हम दोनों मानो वहीं शिला बनकर खड़े रह गए। धीरे धीरे जब धुआं थोड़ा हटा तो दिखा कि यह वही सीरियल किलर था। वह बुरी तरह जल चुका था। उसके चेहरे का बायां भाग लगभग गायब था।
उसके शरीर से हर जगह खून बह रहा था और उसके सीने की कुछ हड्डियां तक साफ नजर आ रही थीं। फिर अचानक वह हमारी तरफ बढ़ा। मुझे लगा कि अब हमारा अंत तय है, लेकिन तभी दोबारा एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की आवाज ने हमें होश में ला दिया और हम दोनों वहां से भागे। विस्फोट के बाद उस हत्यारे की कराहने की आवाजें आ रही थीं। मैं इस अजूबे को देखकर आश्चर्यचकित थी। भला कुल्हाड़ी से इतने वार झेलने के बाद और लगातार 2 विस्फोट झेलने के बाद भी यह दरिंदा जिंदा कैसे था? क्या वह सच में कोई शैतान था? हम दोनों भागते हुए एक सुरंग में घुस गए और काफी दूर निकल आए। फिर दिव्या मुझे एक कमरे में ले गई जहां खाना रखा हुआ था और कुछ दवाइयां भी थीं। दिव्या ने पहले मेरे जख्मों पर दवा लगाई, फिर अपने। इसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाया। मैं उस वक्त काफी घबराई हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर दिव्या को सही सलामत देखकर मेरा डर थोड़ा कम हो गया। मैंने उससे कहा, दिव्या, तुम ठीक तो हो ना? और ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? दिव्या ने शांत स्वर में मेरे सवालों का जवाब दिया। कुछ दिन तक मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे लगा था कि वह मुझे मार देगा, लेकिन फिर जब वह मुझे यातनाएं दे रहा था तब उसने खुश होते हुए मुझे बताया कि उसने तुम्हें भी पकड़ लिया है। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने तय कर लिया कि इस हैवान को खत्म कर दूंगी। बस फिर मैंने किसी तरह अपनी रस्सियां खोली और मौका देखकर उस पर वार कर दिया। मैंने घबराते हुए कहा, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दिव्या अब भी शांत थी। वह बोली, हम यहां से चाहकर भी नहीं निकल सकते प्रीति। असल में यहां हमारे अलावा भी एक लड़की है जिसे इस हैवान ने कैद कर रखा है। शुरुआत में उस शैतान ने मुझे उसी लड़की के साथ रखा था। उस लड़की का नाम जेनेट है। वह किसी काम से दिल्ली से यहां आई थी। वह एक आर्किटेक्ट है और उसे पुरानी इमारतों में दिलचस्पी थी, लेकिन रास्ते में वह इस दरिंदे के जाल में फंस गई। उसके अनुसार ये सुरंगें अंग्रेजों के जमाने की हैं। मुझे लगता है कि हम फिलहाल पहाड़ियों में स्थित किसी वीरान अंग्रेजी बंगले में हैं। ये सुरंगें कहीं ना कहीं तो जाती ही होंगी। बस हमें इस भूल भुलैया में सही रास्ता ढूंढना है, लेकिन उससे पहले हमें जेनेट को बचाना होगा। यह वाक्य सुनकर मैं बोल पड़ी, नहीं दिव्या, हम उस जेनेट को बचाने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह दरिंदा इतने घाव के बावजूद भी जिंदा है। मुझे तो लगता है कि वह कोई और नहीं बल्कि सच्चा शैतान है। उसे हम इंसान नहीं मार सकते, वह मर नहीं सकता। हमें बस यहां से जल्द निकलने के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर दिव्या के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर वह अपनी शांत आवाज में बोली, प्रीति, अपना हौसला इतनी जल्दी मत हारो। हम जेनेट को यूं ही यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वह भी हमारी तरह एक निर्दोष लड़की है जिसे उस दरिंदे ने जबरन कैद कर रखा है। तुम मेरी सहेली होने के कारण मुझे बचाने यहां तक आई हो। वैसे ही उसकी भी सहेलियां होंगी, परिवार होगा और अन्य चाहने वाले होंगे जो उसके लिए चिंतित होंगे। वे हर पल इसी भय में जी रहे होंगे कि जेनेट को कुछ ना हो। तुम उनका दर्द समझ सकती हो, फिर इतनी मतलबी बातें क्यों कर रही हो? खुद पर और माता रानी पर भरोसा रखो। यही भरोसा तुम्हें शक्ति देगा। इसी शक्ति के कारण तुम अपनी जान दांव पर लगाकर यहां तक आई हो। इसी शक्ति के कारण मैंने उस दरिंदे का सामना किया। जब तक तुम डरती रहोगी तब तक लोग तुम्हें डराएंगे, इसलिए डरना छोड़ दो। वह कमीना भले ही शैतान का अवतार क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास हिम्मत है और माता रानी का आशीर्वाद। वैसे भी मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उस शैतान को रोक सकते हैं। मैंने आश्चर्य से दिव्या से पूछा, वह क्या है? दिव्या एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, जब मैं तुम्हें ढूंढ रही थी तब मुझे एक कीमती चीज मिली जिसके लिए मैं अंग्रेजी हुकूमत की शुक्रगुजार हूं। मैंने जिज्ञासा से पूछा, आखिर तुम्हें क्या मिला? दिव्या बोली, बारूद। इन अंग्रेजकालीन सुरंगों के भूल भुलैया में जेनेट को ढूंढना काफी मुश्किल था। ऊपर से वह बला भी हमारे पीछे पड़ी थी। दिव्या ने कहा कि उसे थोड़ा अंदाजा है कि जेनेट कहां कैद हो सकती है, इसलिए हम सिर्फ अनुमान के बल पर ही एक सुरंग में घुस गए। दिव्या के अनुसार वह सीरियल किलर अपने सभी बंधकों को अलग अलग स्थानों पर रखता है। चूंकि यह सुरंगें पहाड़ियों के भीतर बनी थीं, इसलिए इनमें अलग अलग स्तर, कई कक्ष और अलग अलग निकास थे। दिव्या के अनुसार उस किलर ने मुझे सबसे ऊपरी स्तर वाले एक कक्ष में रखा था। ऊपर वाले स्तर में एक निकास मार्ग था, पर वह बंद था। शायद अंग्रेजों ने ही उसे बंद कर दिया था। वहीं दिव्या को उसने दूसरे स्तर के एक कक्ष में बंद रखा था। इसीलिए दिव्या को उम्मीद थी कि जेनेट शायद निचली मंजिलों में ही किसी कक्ष में होगी। हाँ, इस बात की संभावना थी कि उस किलर ने जेनेट को मेरे या दिव्या वाले सुरंग में ही कहीं कैद रखा हो, पर दिव्या के पास अधिक समय नहीं था, इसलिए वह सभी कमरे चेक नहीं कर सकी। और अब ऊपर की 2 मंजिलों पर जाकर भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह किलर वहीं था। वह किलर नीचे ना आ सके, इसलिए हमने दूसरी मंजिल को तीसरी मंजिल से जोड़ने वाली सीढ़ी पर बारूद डालकर वहां विस्फोट कर दिया। यह बारूद हमें एक कमरे में मिल गया था और माचिस उसी कमरे में जहां हम छुपे थे। इस बात का खतरा था कि विस्फोट से वह सीढ़ियां और सुरंगें ढह जाएं
और हम सब वहीं मलबे में दबकर मर जाएं। लेकिन ये सुरंगें शायद विस्फोटों को झेलने के लिए ही बनी थीं, इसलिए सीढ़ियों के अलावा अधिक कहीं नुकसान नहीं हुआ। अब उन सीढ़ियों पर काफी मलबा था जिसे वह किलर कभी पार नहीं कर सकता था, भले ही उस किलर के पास अलौकिक शक्ति हो जिस कारण वह विस्फोट से भी बच गया था और शायद इन भारी मलबों को भी हटा दे। पर कम से कम ये मलबे हमें समय तो देंगे जैनेट को ढूंढकर यहां से निकलने के लिए। जब हम जैनेट को तलाश रहे थे तब अचानक दिव्या मुझसे बोली, प्रीति, क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि हम एक ऐसी पुरानी सुरंग में हैं जिसके अस्तित्व के बारे में शायद ही किसी को पता हो, पर फिर भी यहाँ गलियारों में रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए हैं। यह काम इतना आसान नहीं है और न ही एक ही आदमी का हो सकता है। साथ ही इतनी बिजली का इंतजाम कहां से होता है? शायद यहीं कहीं जनरेटर है या यह बिजली शहर से आती है। दिव्या की यह बात सुनकर मुझे मानो होश आया और मैंने अपने आसपास देखा। दिव्या सही कह रही थी। मैंने दिव्या से कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, इतना सब अचानक हो गया कि मैंने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जब तुमने ये बात कही है तो मुझे लग रहा है कि इस सीरियल किलर का कोई साथी भी है जो बाहर शहर में आराम से घूम रहा है। यह विचार जैसे ही मेरे जहन में आया मैं बुरी तरह सहम गई थी। मुझे थोड़ी राहत मिली थी यह सोचकर कि वह किलर ऊपर कैद है, पर शायद उसका कोई साथी या उसके कई साथी अचानक उसकी मदद के लिए आ जाएं। शायद दिव्या यह सब भांप गई थी, इसलिए उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत प्रीति, समझो कि माता रानी ने हमारा काम आसान कर दिया है। अगर यह बिजली इन्हीं सुरंगों में स्थित किसी जनरेटर से आ रही है तो हमें केवल बिजली की तारों का पीछा करना है। जनरेटर बड़े और भारी होते हैं, यानी उन्हें ले जाना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि जनरेटर शायद निचले स्तर पर ही कहीं स्थित होगा और वह भी निकास के करीब। और अगर यह बिजली शहर के बिजली घर से आ रही है तो भी हम बिजली की तारों का पीछा कर यहां से बाहर निकल सकते हैं। बस जल्द से जल्द जैनेट मिल जाए। यह सुनकर मुझ में एक नया जोश आ गया था और माता रानी के आशीर्वाद से हमें जल्द ही जैनेट भी मिल गई। वह जीवित थी, थोड़ी कमजोर लेकिन सही सलामत। हमने उसे आजाद किया और सब कुछ बताया। वह भी हमारी बातों से सहमत हुई और फिर हम सब बिजली की तारों का पीछा करते हुए नीचे चले। नीचे पहुंचने पर हमने देखा कि वे सीढ़ियां हमें एक बड़े हॉल जैसी जगह पर ले आई थीं। वह जगह काफी विशाल थी, इतनी कि उसमें लगभग 10 बड़े मालवाहक ट्रक आराम से आ सकते थे। उस हॉलनुमा स्थान में कुछ बड़ी मशीनें थीं जो शायद इन्वर्टर और पावर स्टोरेज सिस्टम थे। साथ ही उस हॉल से 4 अलग अलग सुरंगें जुड़ी हुई थीं जो चारों दिशाओं में जा रही थीं। उनमें से एक सुरंग में कई तारें दिखाई दे रही थीं जो इन्हीं मशीनों से जुड़ी थीं। हमें एहसास हो गया कि यही वह सुरंग है जो बाहर जाती है। फिर भी हमने बारी बारी से उन सभी सुरंगों की जांच करने का फैसला किया। पहले जैनेट और दिव्या बाईं ओर वाली सुरंग में गईं और मुझे हॉल में ही रुकने को कहा। उन दोनों के जाने के कुछ देर बाद ही मुझे किसी के कदमों की आवाज आई, उसी सुरंग से जहां से तारें आ रही थीं। फिर उस सुरंग से एक साया उभर कर निकला जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब हम सब यहां से बचकर निकल जाएंगे। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि पुलिस चीफ राजेंद्र राजपूत थे। उन्होंने हैरानी के साथ मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनकर वह काफी गंभीर और चिंतित हो गए थे। साथ ही ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। करे भी कैसे? यह सब वास्तविकता से बहुत अलग था जो हम सामान्यतः जानते हैं। तभी मैंने दिव्या और जैनेट को आवाज लगाई और वे भागती हुई बाहर आईं। पर जैसे ही राजेंद्र जी ने उन्हें देखा वह मानो आग बबूला हो गए और चिल्लाते हुए बोले, तुमने आखिर मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे किया? और उन्होंने दिव्या की ओर गोली चला दी, लेकिन वह गोली लगी जैनेट को, उसकी टांग पर। मैं यह सब बस देखती रह गई। एक पल पहले लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर अगले ही पल किस्मत ने मेज ही उलट दी और हम बाजी हार गए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पुलिस चीफ राजेंद्र भी इस साजिश में शामिल होंगे। उनके पास एक पिस्तौल थी और हम तीनों निहत्थे थे। साथ ही जैनेट घायल थी। भले ही संख्या में हम उनसे अधिक थे, पर वह एक अनुभवी और प्रशिक्षित पुलिसकर्मी थे। ताकत से तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते थे, पर शायद बुद्धि से उन्हें मात दे सकते थे। शायद यही दिव्या और जैनेट के दिमाग में था। यही कारण था कि वे शांत थीं और इशारों में भी मुझे शांत रहने की हिदायत दे रही थीं। राजेंद्र ने हम सबको एक कोने में बिठा दिया और खुद हमारे सामने बैठ गए, पिस्तौल का मुंह हमारी ओर करते हुए। काफी देर तक हम शांत बैठे रहे। फिर दिव्या ने चुप्पी तोड़ी। आपने यह सब क्यों किया? राजेंद्र सर्द लहजे में बोले, तुम जानकर क्या करोगी? कुछ देर फिर चुप्पी रही।
फिर से दिव्या बोली, आप हमें मारने ही वाले हैं तो कम से कम यह तो बता सकते हैं ना? राजेंद्र, हम ठीक है। काफी समय से यह राज सीने में दबाए घूम रहा था। आज मरने से पहले बता ही देता हूं, मन हल्का हो जाएगा मेरा। राजेंद्र के मुंह से मरने की बात सुनकर तीनों लड़कियां हैरान रह गईं। राजेंद्र ने बोलना शुरू किया, ऐसे तो पूरा शहर ही जानता है कि मेरा एक बेटा है, विकी, जो विदेश में सैन्य विज्ञान की पढ़ाई करने गया था। पर असल में वह काफी पहले ही यहां वापस लौट आया था। उसे सैन्य इतिहास में दिलचस्पी थी, खासकर ब्रिटिश राज्य के सैन्य इतिहास की, इसलिए वह लंदन गया था पढ़ने। वहीं उसे पता चला कि हमारे शहर में एक गुप्त अंग्रेजी सैन्य बेस था जो इन पहाड़ियों में कहीं स्थित था। कहा जाता है कि अंग्रेजों को भनक थी कि स्थानीय शासक आपस में मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करेंगे, इसलिए इस सैन्य बेस का निर्माण कराया गया था। अंग्रेजों ने इस सैन्य बेस में कई हथियार रखवाए थे और विकी को शक था कि लॉयड एनफील्ड B-23 नामक राइफल भी यहां मंगवाई गई थी। दस्तावेजों के मुताबिक अंग्रेजों ने ब्रिटेन से भारत करीब 1000 ऐसी राइफलें मंगवाई थीं। यह बंदूक अपने समय की काफी उन्नत थी, पर निर्माण के दौरान कुछ गलतियों के कारण अधिकतर राइफलें खराब निकलीं। विकी को शक था कि शायद यहां उसे कुछ अच्छी क्वालिटी की राइफलें मिल जाएं, जिनमें कोई खराबी ना हो। अगर उसे ऐसी कुछ बंदूकें मिल जातीं, तो यह दशक की सबसे बड़ी खोजों में से एक होती। इसीलिए वह अपने कुछ साथियों के साथ यहां खोज करने लगा। मैंने भी उसकी सहायता की, पर उसे यहां आने देना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यहां एक शैतानी रूह थी जो पता नहीं कब उसके शरीर में प्रवेश कर गई। मुझे अंदेशा है कि वह रूह एक अंग्रेज अफसर की थी जो काफी हद तक एक साइकोपैथ था। उसे लोगों को मारने और यातना देने में मजा आता था। बिना शरीर के वह कुछ नहीं कर सकता था, पर जैसे ही उसे विकी का शरीर मिला, वह यह सब करने लग गया। अगर पुलिस उसे पकड़ लेती तो सब यही कहते कि विकी ही सीरियल किलर है, जबकि असल में वह बेकसूर था। उसके शरीर में आत्मा है, यह कौन मानता? इसीलिए मैं उसे बचाता रहा, लेकिन इसकी भी एक सीमा थी। शहर वाले, मीडिया और पुलिस हेडक्वार्टर्स से मुझ पर काफी दबाव आ रहा था। साथ ही मेरे जूनियर अतुल सूर्यवंशी को भी मुझ पर शक होने लगा था। यह सुनकर जैनेट भड़क कर बोली, तो तुम जो एक पुलिसकर्मी हो और जिसका काम जनता की रक्षा करना है, वह अपने बेटे के मोह में अपने फर्ज से खिलवाड़ कर रहे थे। जानते हो इस वजह से कितनी मासूम लड़कियों की जान गई। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। यह सुनकर भी राजेंद्र का चेहरा वैसा ही रहा। फिर वह बोला, मैं वही करने वाला हूं। पहले तो मैंने उस रूह से समझौता कर लिया और फिर छुपकर यहां हर जगह बारूद बिछा दिया। मैंने देखा था कि उस रूह के कारण मेरे बेटे के शरीर पर चोट का अधिक असर नहीं होता, और यदि उसे दूसरे इंसान का मांस मिल जाए तो वह अपने घाव भी भर लेता है। इसलिए उसे बारूद से उड़ाने के अलावा मुझे और कोई तरीका नहीं सूझा। शायद बारूद उसे खत्म न कर पाए, पर संभव है कि यह उसे यहीं कैद कर ले। मैं खुद भी यहीं मरूंगा और सभी सबूतों को यहीं दफना दूंगा। और क्योंकि तुम सब चश्मदीद गवाह हो, इसीलिए मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। भले ही दुनिया तुम्हारी बातों पर पूरी तरह यकीन न करे, लेकिन यह बात जरूर फैल जाएगी कि मेरा बेटा विकी राजपूत एक वहशी हत्यारा था, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। यह कहकर राजेंद्र उठे और अपनी जेब से एक रिमोट निकाला। फिर बोले, बस इस बटन को दबाते ही हम सब यही दफन हो जाएंगे। मरने से पहले ईश्वर से प्रार्थना कर लो। इतना कहते ही एक जोरदार आवाज आई। हॉल के दाएं तरफ की सुरंग से एक आकृति आती दिखाई दी, जो किसी मनुष्य की तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही वह आकृति सामने आई, सभी के होश उड़ गए। मैं उस डरावनी चीज को देखकर जोर से चीख पड़ी और राजेंद्र भी उसे देख मानो बुत बन गए। वह भयानक जीव कई मनुष्यों का एक भद्दा मिश्रण था। वह पूर्ण मनुष्य नहीं था, बल्कि एक राक्षस जैसी चीज था। उसके शरीर में कई हाथ और पैर इधर उधर चिपके हुए थे और उसमें 2-3 मानव सिर लगे थे। उसकी चमड़ी इंसानों जैसी थी, मगर पिघली हुई लग रही थी। कुछ जगहों पर तो चमड़ी थी ही नहीं, जिससे उसके अंदर के अंग और हड्डियां साफ दिख रही थीं। वह करीब 10 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा था। उसे देखते ही राजेंद्र बोल पड़े, बेटा विकी, क्या तुम अब भी जिंदा हो? लगता है उस रूह ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य लाशों को भी अपने में समा लिया है। बेटा, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें अभी इस भयानक रूह से निजात दिलाता हूँ।
पर इतना कहते ही वह अजीब सा राक्षस उन पर झपट पड़ा। इस दौरान राजेंद्र के हाथ से रिमोट नीचे गिर गया। राक्षस मानो राजेंद्र को अपने अंदर समाने लगा था। उनका शरीर धीरे धीरे उस राक्षस में समाता जा रहा था और उसकी पिघली हुई चमड़ी राजेंद्र के शरीर पर चढ़ने लगी थी, ठीक स्पाइडरमैन के खलनायक वेनम की तरह। हम सब यह नजारा देखकर दंग रह गए थे, लेकिन जैनेट ने फुर्ती दिखाई। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और बोली, तुम दोनों यहां बैठी मत रहो, भागो, जल्दी से बीच वाली सुरंग में जाओ जिससे तारें अंदर आ रही हैं। वही बाहर जाने का रास्ता है। मैं उस रिमोट को लेने की कोशिश करती हूँ ताकि यह मनहूस जगह इस राक्षस के साथ ही खत्म हो जाए। यह सुनकर दिव्या चिंतित होकर बोली, पर यह खतरनाक है जैनेट, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। यहां रुकना मतलब मौत को दावत देना है। जैनेट बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर हम सब भाग गए तो वह राक्षस हमारे पीछे आ सकता है। अगर मुझे रिमोट मिल जाए और यहाँ विस्फोट हो जाए तो कम से कम हम उसे रोक सकते हैं। मेरी टांग में गोली लगी है जिसकी वजह से मैं तुम दोनों के लिए सिर्फ बाधा बनूंगी, लेकिन एक बार इस जगह को उड़ा दूं तो वादा करती हूं कि मैं भी जल्द से जल्द तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। हमने नम आंखों के साथ जैनेट को विदा किया। आखिरी बार जब मैंने मुड़कर देखा तो जैनेट उस लकड़ी को लेकर राक्षस की ओर दौड़ रही थी। हम सुरंग में दौड़े जा रहे थे। वह सुरंग अंधेरी थी और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ मीटर आगे जाने पर ही एक जोरदार धमाके की आवाज आई और जमीन हिलने लगी। जैनेट ने अपना काम कर लिया था। फिर हमें भागने की आवाजें सुनाई दी। मैंने ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया किया कि उसने जैनेट को सुरक्षित रखा, पर हमारी खुशी जल्द ही गायब हो गई। हमें एक जोरदार गुर्राने की आवाज सुनाई दी जो हमारे पीछे से आ रही थी। वह राक्षस वहां से बच निकला था और शायद जैनेट। तभी दिव्या ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, प्रीति, अब बस भागो, चाहे जो हो जाए। अगर जिंदा रहना है तो अपनी पूरी जी जान लगा दो। मैंने भी दिव्या का हाथ जोर से पकड़ लिया और हम दोनों तेजी से दौड़ने लगे। पर उस राक्षस की आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं, मानो वह हमारे और करीब आता जा रहा हो। मैंने माता रानी से प्रार्थना की और अपनी पूरी शक्ति झोंक दी भागने में। शायद यह माता रानी का ही आशीर्वाद था कि मुझे अपना शरीर हल्का लगने लगा और मेरी गति तेज हो गई। फिर मुझे अपने सामने सुरंग का निकास दिखा जिससे रोशनी आ रही थी। मुझे बड़ी राहत मिली कि अब हम दोनों जिंदा बच जाएंगे और आखिरकार मैं वहां से बाहर निकल ही आई। इतना तेज और इतनी देर तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं भागा था, इसलिए थक कर मैं जमीन पर गिर पड़ी। उस समय सूर्योदय हो ही रहा था और सूर्य की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। इतने दिनों बाद धूप को अपने चेहरे पर महसूस कर मैं आनंद से भर उठी। मैंने अब भी दिव्या का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं उसे गले लगाने और हमारे जीवित बचने की खुशी मनाने के लिए अपनी दाईं ओर मुड़ी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ में केवल दिव्या का कटा हुआ हाथ था। उसका पूरा शरीर गायब था और फिर मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मेरी आंख अस्पताल में खुली। मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर अतुल सूर्यवंशी को राजेंद्र पर शक था, इसलिए वह पुलिस का एक बड़ा दल लेकर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचे थे। मुझे पहाड़ के पीछे सुरंग के निकास के पास बेहोश पाया गया था। मैंने उन्हें सब सच बताया, पर उन्हें लगा कि इतनी यातना झेलने के कारण मेरे दिमाग पर असर हो गया है और मेरे मन ने मेरे साथ खेल खेला, जिससे मुझे यह भ्रम हुए। पुलिस ने विकी और राजेंद्र को इस सीरियल किडनैपिंग और मर्डर का मुख्य आरोपी ठहराया, क्योंकि अतुल और अन्य कुछ लोगों को पहले ही राजेंद्र पर शक हो गया था और उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। इसलिए उसने अपने बेटे के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली, इन सुरंगों को बारूद से उड़ाकर। सुरंगों को भारी क्षति पहुंची थी, इसलिए अंदर जाकर खोजबीन करना मुश्किल था। पुलिस को न तो राजेंद्र का शव मिला, न विकी का, न ही उन लड़कियों के शव जो वहां कैद थीं। इसलिए उन्होंने मान लिया कि वे सभी मर चुके हैं और उनके शव सुरंगों में ही दफन हो गए हैं। उन शवों को निकालने की योजना बनी थी, पर वह काफी खर्चीला और जोखिम भरा काम था, इसलिए शायद कभी पूरा ना हो सके। साथ ही पुलिस को सुरंग के निकास के पास ढेर सारी राख और मानव हड्डियां मिली। मुझे लगता है कि वह उस राक्षस के अवशेष थे। शायद सूर्य की किरणों ने उसे पल भर में राख कर दिया था, इसलिए ही वह रात में किडनैपिंग करता था। पुलिस ने इस राख और हड्डियों को राजेंद्र और विकी द्वारा सबूत मिटाने की कोशिश के दौरान हुई कोई गलती माना।
मुझे कई महीनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा और मेरा इलाज चलता रहा। सच क्या है वह सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और वह शायद हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। मुझे आज भी अफसोस है कि मैं दिव्या को बचा नहीं पाई। अब तक कई बार मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि जब उस राक्षस ने दिव्या पर हमला किया तो उसने मदद के लिए चिल्लाया क्यों नहीं। शायद वह मुझे डराना नहीं चाहती थी, जिससे मेरी गति धीमी हो जाती। शायद वह जानती थी कि वह राक्षस हमारे काफी करीब पहुंच चुका था और मुझे बचाने के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया और मुझे पूरी शक्ति के साथ दौड़ने को कहा। या फिर इससे पहले कि वह मदद मांग पाती, उस शैतान ने उसे खत्म कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता। इस घटना के घाव आज भी मेरे लिए नहीं भरे हैं और मुझे आज भी रातों से डर लगता है। कहीं ऐसा ही कोई शैतान किसी कोने में छुपा ना हो मेरे इंतजार में। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सब ने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि आपको किसका रोल सबसे अच्छा लगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की कहानियां पसंद हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा कहानियां लेकर आएं। ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि अगली कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।